Hi guys, welcome to the another lecture of this series. We are doing MPPSC Mains Paper 2 Part B Unit 4 and with today's lecture हमारी Unit 4 जो है वो complete हो जाएगी. सो लास्ट ऑफ द 2-3 टॉपिक्स आर लेफ्ट. इसके पहले वाले लेक्चर में विच वाज लेक्चर 11 उसमें हमने पूरा पंचायती राज फ्रॉम दी ए टू जेड पूरा कवर अप किया था. उसका एवोल्यूशन से लेके उसके फीचर्स से लेके उसका क्रिटिसिज्म से लेके सब कुछ हमने कवर अप किया था. अब हम इसमें देखेंगे रूरल डेवलपमेंट और नाबार्ड के बारे में थोड़ा देखेंगे, रूरल क्रेडिट देखेंगे, फिर ट्रेंड्स इन वॉलंटरी सेक्टर देखेंगे, फैमिली कोड देखेंगे और देन it is it. Okay, so without any further ado, let's just start the lecture. So रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट तो देखो, बहुत इजी डेफिनेशन है इसकी. पहले भी हम इसको कर चुके हैं. जब हमने रोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखा था तब हमने इसको कवर अप किया था और हमने देखा था कि रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज. तो रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी वेलबींग को बेटर करने के लिए रूरल डेवलपमेंट हम करते हैं. ठीक है, ऑफन रिलेटिवली आइसोलेटेड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज. ठीक है, ऐसे एरियाज जो बहुत ही ज्यादा दूर बसे हुए होते हैं और जो मेन स्ट्रीम से कटे हुए होते हैं बहुत ज्यादा, उनमें ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी नहीं होती है, वो एक इश्यूज होते हैं. तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आ जाती है अपने रूरल डेवलपमेंट में. ओके, rural development has traditionally centered on the exploitation of land-intensive natural resources such as agriculture and forestry. Okay. However, changes in global production networks and increased urbanization have changed the character of rural areas. Increasingly, rural tourism, niche manufactures, and recreation have replaced resource extraction and agriculture as dominant economic driver. The need for rural communities to approach development from a wider perspective has created more focus on a broad range of development goals rather than merely creating incentive for agriculture or resource based business. देखो, इसमें ये बताया गया है कि पहले क्या होता था कि रूरल, अगर आप देखो रूरल डेवलपमेंट मेजरली एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री पे डिपेंड करता था. ठीक है, बट अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे काफी चीजें जो है अब अलग हो रही हैं. ठीक है, आप जैसे टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखते हो कितनी सारी अब एआई, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, क्रिप्टो, ये सारी चीजें आ गई हैं. सिमिलरली रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से ऊपर उठ के भी हमें देखना है चीजें, जैसे रूरल टूरिज्म हो गया, अपना नीच मैन्युफैक्चरर्स हो गया, अपना रिक्रिएशन हैव प्लेस, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन. तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आज हम रूरल डेवलपमेंट में कंप्लीट करके, ठीक है, उस चीज को बड़ा बना सकते हैं. जैसे आपको पता है आजकल क्या है, जैसे बहुत सारे ऐसे नए नए एरियाज खुल जाते हैं जहाँ पे लोग सडनली जाना चालू कर देते हैं. ठीक है, और वो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू इतना फेमस हो जाता है, इतना फेमस हो जाता है कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता होता अच्छा ये चीज यहाँ छुपी हुई थी. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अमरगढ़ वाटरफॉल सिचुएटेड है नियर भोपाल. ठीक है, तो रायसेन में सिचुएटेड है वो. तो वो वाटरफॉल पहले इतना लोग जानते नहीं थे. ठीक है, उसके बारे में कुछ किसी को नहीं पता था, लोकल लोगों को पता होगा, दैट्स इट. बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो कोविड के बाद और मॉनसून में बहुत ज्यादा फेमस हो गया. ठीक है, इतना ज्यादा फेमस हो गया वो इंस्टाग्राम पे कि लोग जो है वो उसको अब लिटरली ट्रिप प्लान करते हैं अमरगढ़ के लिए. और वहां के पे अब 3-4 रिजॉर्ट्स और ज्यादा खुल चुके हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इन सब चीजों में पता लगती हैं, दैट कि आप रूरल टूरिज्म इस तरीके से बढ़ा सकते हो. ठीक है, अब वहाँ के जो लोग होंगे उन्होंने तो नहीं सोचा होगा कि इतने लोग आके विजिट करेंगे. जो वहाँ के लोकल शॉप्स होंगी, जो लोकल वेंडर्स होंगे, ठीक है, वो अपना लाइवलीहुड इस तरीके से अर्न कर सकते हैं, राइट. So, this was about that. Then, rural development includes, what does it include? Development of human resources, including literacy, education, health, sanitation, land reforms, infrastructure development like irrigation, measures for alleviation of poverty. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप किस में इंक्लूड करते हो? तो ये सारी चीजें जो है वो आप रूरल डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज रूरल क्रेडिट. देखो, इसमें इतना ज्यादा कुछ समझाने लायक चीजें नहीं थी. इसमें आपको पता है कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या, लिटरेसी बढ़ाना, एजुकेशन को एम्फेसिस देना, सैनिटेशन पे काम करना, लैंड रिफॉर्म्स पे काम करना. ठीक है, मीडिएशन हटाना, वो जो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव लैंड लॉर्ड्स होते थे उनको हटाना. ठीक है, एक एक बेसिक जो है वो एक रेगुलेशन लेकर आना उसमें. ठीक है, जो भी उनका रेवेन्यू आता है. ठीक है, इरिगेशन पे काम करना, देन पॉवर्टी को रिमूव करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं ऊपर ऊपर.
फिर अगर हम रूरल क्रेडिट को देखें, रूरल डेवलपमेंट बिना पैसे के तो नहीं आएगा, बिना फंड्स के तो नहीं आएगा। क्रेडिट या फिर आपको कैपिटल तो हर चीज के लिए लगती ही लगती है, ठीक है। सो रूरल क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ अ लेंडिंग प्रोग्राम दैट इज एम्ड एट impacting rural population. There are three types of rural credit: short term loan, medium term loan and long term loan. तो तीन टाइप के लोन्स जो है वो रूरल क्रेडिट के थ्रू आपको मिल सकते हैं। रूरल बैंकिंग includes a set of various financial institutions, particularly RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स आपने देखा होगा, इनकी वैकेंसीज भी निकलती हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विच आर SHGs एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, दे असाइन सफिशिएंट क्रेडिट एट चीपर इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये आपको लोन्स देंगे और बहुत ही ज्यादा चीप इंटरेस्ट रेट्स पे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ नाबार्ड हैज अचीव्ड रूरल क्रेडिट। तो आपको पता है कि नाबार्ड जो है वो, अगर आप रूरल डेवलपमेंट में या रूरल क्रेडिट का अगर आप बात करो तो नाबार्ड विल कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। ये सबसे बड़ा बैंक होता है व्हेनेवर यू इट कम्स टू द रूरल डेवलपमेंट ना, इट इज द बिगेस्ट बैंक, ओके। तो इसने कैसे जो है वो भाई अचीव किया रूरल क्रेडिट, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो मैंने आपको बोला था ना, नाम में ही रूरल डेवलपमेंट दिया हुआ है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब बना, तो 12 जुलाई 1982 को। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। इट इज एन एपेक्स बॉडी to coordinate the activities of all institutions involved in rural financing system. Okay, so this was about it। और इसमें जो है आपको पता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। Okay, so what is the next thing? It is the most important institution in the country that has looked after development of cottage industries, small industries. Okay, तो इसमें आपको पता है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन द कंट्री दैट हैज लुक्ड आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज। नाबार्ड ने किस तरीके से आपका जो है वो रूरल क्रेडिट अचीव किया है, तो वो इस तरीके से किया है, ठीक है। तो आप कॉटेज इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दोगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दोगे, ओके। देन सेकेंड, it provides investment and rural and production credit for promoting the various development activities in rural areas, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि आपको various जो है वो development activities होती हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन क्रेडिट भी कहीं कहीं आपको नीडेड होती है। उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो नाबार्ड विल प्रोवाइड दैट लोन, ठीक है। देन इट कोऑर्डिनेट the rural financing and involved in policy formulation along with the government of India and RBI, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये चीज जो है वो बहुत जो है वो ज्यादा कोई अलग सी नहीं है। अगर आप मतलब आप देखते हो कि नाबार्ड जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में रूरल में कैसे हमें फाइनेंसिंग इंक्लूड करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे बढ़ाना है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के साथ मिलकर ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज नाबार्ड रीफाइनेंसेस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फाइनेंसेस द रूरल सेक्टर, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि ये जो है वो देखते हैं कि हाँ इसमें कैसे काम हो सकता है, कहाँ कहाँ पे आप चीजों को है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट इज नाबार्ड हैज आल्सो स्टार्टेड SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम दैट हैज एनकरेज्ड इंडियाज बैंक टू लैंड टू SHGs, ठीक है। तो इन्होंने एक और जो है वो प्रोग्राम चालू किया है विच इज SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम दैट हैज एनकरेज्ड इंडियाज बैंक टू लैंड SHGs। तो इसमें आपको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने एक नया जो है वो प्रोग्राम चालू किया है एंड दैट इज फॉर SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है। देन चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट, आखिर कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो रूरल डेवलपमेंट में आ सकते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर में अब काफी काफी इनपुट्स एंड आउटपुट्स आ चुके हैं, ऐसे ऐसे फार्म इनपुट्स मतलब हमारे टाइम पे आ चुके हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे ऐसे फार्म इनपुट्स जो है वो लाए करेंगे हमारे साथ, ठीक है। उन पे हमको काम करना है, ठीक है। उनसे अवगत नहीं होते, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो अवगत नहीं होते हैं उनसे, तो उनको समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। देन प्रमोशन ऑफ रूरल एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी की कमी है, जब इंटरनेट वहां पे नहीं पहुंच पा रहा तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो दैट इलेक्ट्रिसिटी भी अभी तक वहां पर पहुंची नहीं है अच्छी तरीके से। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इरिगेशन भी काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज मोटर इंजन ऑल ऑफ दैट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ओनली, ठीक है। तो एक तो रूरल एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज स्टिल बना हुआ है हमारे लिए। देन प्रमोशन ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज, ऐसी चीजों पे काम करना है जो आपको कुछ वैल्यू लेकर दें। वही आप काम करते जा रहे हो जो आपको एक टाइम के बाद जो है वो एक स्टैग्नेंट इनकम हो जाती है, ठीक है। आपको लगता है कि यार कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है इसमें, तो आपको ऐसी चीजों पे आप काम करो कि आप कुछ ऐसे इनोवेटिव आप या तो कल्टीवेशन कर सकते हो जो आजकल चलन में आ गया है, लाइक
आप देखते हो कि आजकल फिटनेस का बहुत ज़्यादा है, फिटनेस में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ओट्स ओट्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप इन सब चीज़ों पे काम करो, ठीक है। देन मिलेट्स का कंजम्पशन हो रहा है, लोग प्रोटीन पे ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉनवेज को भी थोड़ा लोग आजकल अवॉइड करने लगे हैं ड्यू टू मैनी रीजंस, और बहुत लोग वेगन की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देना है कि भाई किस चीज़ में मेरी वैल्यू ऐड हो रही है, ये चीज़ में हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरीके से इसको उनके लिए ये फैसिलिटेट करवा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज इंश्योरिंग प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आपको करना होगा, कैसे करना होगा वो आपको नाबार्ड बताएगा, ठीक है। Then participation of voluntary organizations in efforts to eradicate adult and female illiteracy and promotion of functional literacy, ठीक है। तो अब आपको पता है कि देखो कहाँ कहाँ पे आपको जो है वो फीमेल लिटरेसी पे काम करना है, इलिटरेसी पे काम करना है, आपको एडल्ट जो है वो इलिटरेसी वो आपको हटानी है, ठीक है। वहां से फीमेल लिटरेसी पे काम करोगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है फैमिली का। जैसे एक बोला जाता है ना कि अगर आप एक औरत को अगर आप शिक्षित करते हो तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हो, क्योंकि औरत जो है वो एक परिवार से जुड़ी हुई है, ठीक है, और वो सबको अपने बच्चों को भी शिक्षा देती है, ठीक है। तो एक तरह से वो पूरा परिवार शिक्षित होता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद से आगे आती हैं कुछ वेलफेयर काम करने के लिए, कुछ सोशल वर्क करने के लिए। दीज आर नोन एज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन नेक्स्ट इज ensuring people's participation in management of natural resources, ठीक है। तो हमें लोगों को जो है वो इन्वॉल्व करना है, लोगों का जो है हमें बिहेवियर देखना है कि आप कैसे कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम अपना सकते हैं, क्योंकि देखो नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते दैट दे आर अनलिमिटेड, ठीक है। आप देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज कितनी बुरी तरीके से जो है वो हमारी अर्थ को हिट कर चुका है, इतना इतना मतलब टेम्परेचर जो इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी भीषण गर्मी पड़ती है आजकल, ठीक है, विच इज लीडिंग टू दी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज पे भी ध्यान देना होगा कि हम एक सही तरीके से यूज करके हम दूसरा काम कर सकें, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस का मतलब कुछ नहीं है, दीज आर ऑल गिविंग द लोन गिविंग इंस्टीट्यूशंस एट द रूरल लेवल, ठीक है। छोटे लेवल पे जब आप लोन देते हो तो दी दोज आर नोन एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ओके, नाउ ट्रेंड्स इन वॉलंटरी सेक्टर। तो देखो मैंने आपको अभी बताया कि वॉलंटरी सेक्टर क्या है। जब आप खुद से आगे होके कहीं पे काम करने आते हो तो वो आपका कहलाता है वॉलंटरी सेक्टर, ठीक है। तो पहला तो देखो इसमें जो है वो थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा अजीब टाइप का टॉपिक है इसमें, बट आप मैंने इसमें आपको एक बहुत ही इजी सा एक आपको एक बोल सकते हो आप केस स्टडी टाइप की मैंने दे दिया है इसमें। तो ये चीज आप एक बार पढ़ लोगे तो आप इसमें लिख पाओगे, ठीक है। देखो, algal technology had originally been conceived as a biofertilizer and an efficient treatment reworked by MCRC to produce a food supplement technology which could be used by women for production at household level। तो देखो ये जो अलगल टेक्नोलॉजी है ना, ये एक बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाने लगा बाय द एमसीआरसी सेंटर। तो एमसीआरसी क्या है? तो इट इज अ मुरुगुप्ता चेटियार रिसोर्स सेंटर सिचुएटेड एट चेन्नई इंट्रोड्यूस न्यू एजेंडास टू द रिसर्च प्रोसेस व्हिच वेंट बियॉन्ड द साइंटिफिक फोकस। इन दिस केस द क्लाइंट फोकस रूरल वुमेन वर शार्पन, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे रूरल वुमेन ने उनको इनको मदद करी ना वो इसमें बताया गया है, ठीक है। आफ्टर डेवलपिंग द फूड सप्लीमेंट एमसीआरसी डिड नॉट रेस्ट और स्टॉप, rather it considered this technology as a tool for empowerment. Instead of focusing on large-scale algal cultural systems required costly designs, the scientific staff of MCRC tried open pond spirulina cultivation in typical South Indian village conditions using cheap raw materials. It raised the accountability of the researchers to the villagers as the ultimate test of success of the technology has been accepted by the rural women, ठीक है। तो ये देखो ये एक बहुत बड़ी चीज हुई कि भैया हाँ आप कहाँ पे क्या क्या चीजें काम कर सकते हो, वो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो रूरल वुमेन थी उन्होंने कुछ इनको इस तरीके की चीजें बताई जो एक मतलब साइंटिस्ट को नहीं पता थी, ठीक है। रिगार्डिंग दिस एल्गल टेक्नोलॉजी में भी हमको पता है कि वुमेन जो है वो काफी हद तक जो है वो एक जुगाड़ वाला काम तो करती हैं, डोमेस्टिक वर्क में वो उनका ये जुगाड़ सिस्टम चलता है। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हमें उनसे सीखने रहती हैं स्पेशली विलेजेस में, ठीक है। तो उनको ये रूरल वुमेन ने काफी उनको वो टेक्नोलॉजी सिखाई, ठीक है। तो उसको इन्होंने शार्पन किया और इससे इनका काफी जो है वो पैसा बचा है और एक बहुत बेहतर तरीके से ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर पाए हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना ट्रेंड्स इन वॉलंटरी सेक्टर। ओके, नेक्स्ट फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस है। देखो
The Family Court Act of 1984 was enacted for the establishment of family courts in order to promote conciliation and ensure the prompt resolution of disputes concerning marriage and family affairs. तो देखो इसमें क्या है, आपका ज्यादातर जो है वो ध्यान किस पे जाता है, जब आपके मैरिज और फैमिली अफेयर्स होते हैं उसके लिए ये फैमिली कोर्ट बनाया गया। देखो नाम ही फैमिली है ना, तो फैमिली के जो भी मेजर इश्यूज होते हैं, ज्यादातर मैरिज के ही इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो उनको आप जो है वो दो लोग बैठ के सुलझा सकें, इस चीज को जो है वो एड्रेस करने के लिए फैमिली कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है थ्रू द एक्ट ऑफ फैमिली एक्ट 1984, ठीक है। The main goal of family courts is to remove family and marital disputes from overburdened and traditional courts of law and place them in a simple court where a lay person could understand the procedure, ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। Then the two pillars upon which the entire structure of family courts is built are counseling and conciliation। तो ये दो पिलर आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो काउंसलिंग और कॉन्सिलिएशन। मतलब काउंसलिंग मतलब आपको समझाया जाएगा, आप पूरी कोशिश करी जाएगी कि आप जो है वो जो भी आपने डिसीजन लिया है आप उससे, आप अगर वो आपके मैरिज के अगेंस्ट जा रहा है तो वो आप कैंसिल कर दो, ठीक है। और कॉन्सिलिएशन मतलब दोनों को साथ में बिठा के जो है वो उनके बातचीत कराई जाएगी, एक एडवोकेट एड्रेस करेगा, दोनों के बीच में मीडिएशन करेगा कि आपको इनसे क्या दिक्कत है, आपको इनसे क्या दिक्कत है। सो दिस इज हाउ द फैमिली कोर्ट वर्क्स, ठीक है। Then, family courts are specialized courts that were established with the goal of preserving the welfare of the family through the use of a multidisciplinary approach to resolving family problems within the framework of the law। अब देखो इसमें क्या है, फैमिली कोर्ट में बेसिकली आपको पता है अगर फैमिली ब्रेक होती है, अगर कोई भी रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो उसमें बच्चों पे भी असर पड़ता है और भी चीजों पे असर पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि इसमें हमारा बहुत बड़ा घाटा है, ठीक है। तो अगर आप फैमिली को बचा लो, रिलेशनशिप को बचा लो, तो सारी चीजें जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं दूसरे उनसे जुड़े हुए होते हैं वो भी फिर सस्टेन रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो इसलिए फैमिली कोर्ट्स का सबसे मेन एजेंडा यही है कि जो है वो काउंसलिंग और कंसाइलिएशन से मिलके एक जो है जो भी डिस्प्यूट्स आ रहे थे वो सुलझाए जा सकें, ठीक है। दीज कोर्ट्स एम टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स लीगल राइट्स ऑन द वन हैंड and to serve as guide, helper, and counselor on the other to help families deal with problems and restore family harmony, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, प्रोविजंस ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1984, ठीक है। तो देखो 6 chapters 23 sections, एक तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। Then the act provided to establish a specialized court that will solely deal with family matters in order for such a court to have the necessary expertise to deal with these cases expeditiously, ठीक है। तो ज्यादातर देखो इसमें ज्यादातर वैसे क्रिमिनल वगैरह केसेस तो नहीं आते हैं, ये लोग डील नहीं करते हैं, मेजर फैमिली मैटर्स पे ही जो भी केसेस आएंगे तो उसके लिए ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इफ द फैमिली कोर्ट सो डिजायर्स एंड इफ either party so desires, the family court proceedings may be held in camera। अगर वो लोग कंफर्टेबल हैं तो आप ये प्रोसीडिंग्स को कैमरा में कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, जैसे इसमें जो है वो अभी एक रिसेंटली एक हॉलीवुड कपल का, आई एम जस्ट फॉरगॉटिंग द नेम, उनका जो है वो पूरा एक लाइव सेशन हुआ था, ठीक है। जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड, तो उनका जो है वो लाइव सेशन हुआ था, पूरा जो है उनके पूरा डिस्कस हुआ कि क्या क्या एट्रोसिटीज दोनों ने टैकल करी, ठीक है। जिसमें एम्बर हर्ड जो है उनको जो है वो बोला गया कि शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग, ओके। सो या नाउ इस टाइप से अगर आप प्रोसीडिंग चाहते हो तो इट कैन बी हेल्ड, okay। Then next is section 3 of this act states that the state government after consulting with the high court shall establish the family court in every area of the state। देखो every area of the state में इसको with the high court permission आपको ये establish करना है with a population of more than 1 million people, जहां पर 1 million people से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। और any area where the state government deems it necessary। Then section 4 of the Family Court Act of 1984 deals with the provisions governing the appointment of judges in the family court, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जजेस जो है वो फैमिली कोर्ट में आपको जो है वो इसी एक्ट के तहत जो है वो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। देन सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट ग्रांट्स द फैमिली कोर्ट द सेम पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स इन देयर सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। तो इसमें आपको देखना है कि आपको बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसी ही आपको पूरी जो है वो क्या दी गई है, आपको फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपका फैमिली कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या आप मतलब कहाँ कहाँ पे आपका ज्यूरिसडिक्शन है, कहाँ कहाँ आप इंटरफेयर कर सकते हो, वो चीज़ हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैट्रिमोनियल रिलीफ में ये मैंने आपको बताया, अगर कोई कंपनसेशन देना है अगर तो वो फैमिली कोर्ट जो है वो इंसिस्ट करेगा कि कंपनसेशन आपको देना होगा, ठीक है। देन इंक्लूडिंग नलिटी ऑफ मैरिज, ठीक है। अगर कोई
धोखाधड़ी से शादी हुई है तो उसको वो नलीफाई करने के लिए ये जो है वो बाध्य होते हैं। देन जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स, restitution of conjugal rights और declaration as to the validity of a marriage or the matrimonial status of the person, ये पूरा आपका जो है वो मैरिज से रिलेटेड हो गया, ठीक है। देन प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउसेस और ईदर ऑफ द देम, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरह से अगर डाइवोर्स होता है तो प्रॉपर्टी पे आपका कितना हक है, कितना हक नहीं है, वो चीज भी ये बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन विद रिगार्ड्स टू द लेजिटिमेसी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कि भाई कितना जो है उनकी लेजिटिमेसी है, वो लीगली कितना जो है वो बाउंडेड है ये डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गार्जियनशिप ऑफ अ पर्सन और कस्टडी ऑफ एनी माइनर, बच्चे को लेके जब डाइवोर्स हो रहा है, जब कोई सिचुएशन नहीं बची, कोई कंडीशन पे भी जो है वो दोनों जो है हस्बैंड वाइफ अगर नहीं मान रहे हैं कि ठीक है वी आर रेडी टू लिव टुगेदर फॉर फर्दर ईयर्स, तो तभी माइनर जो है वो बच्चा अगर माइनर है किसकी कस्टडी देने, क्योंकि देखो अगर वो इतना जो है अगर एडल्ट होगा तो वो खुद ही बता देगा कि मुझे किसके साथ रहना है, बट अगर बच्चा माइनर है तो किसको कस्टडी देना है, क्या करना है, वो चीज जो है वो कोर्ट डिसाइड कर सकता है। देन मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, तो इन सब चीजों में जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, सिग्निफिकेंस में एक तरह से यूसेज आ जाता है, क्या क्या आपका सिग्निफिकेंस है वो हम एक्ट का देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपका फैमिली कोर्ट ही आ जाएगा, ओके। सो it attempts to affect reconciliation or a settlement between the parties to a family dispute, ठीक है। ये आपको पता है, ये हमने देख लिया कि सेटलमेंट करवाना ही करवाना है इनको। then next is during the conciliation stage it provides for the association of social welfare agencies, counselors and so on, as well as the service of medical and welfare experts। तो ये चीज जो है वो इनको देखना है कि काउंसलर्स जो हैं सारे अच्छे तरीके से आए, और मेडिकल और वेलफेयर एक्सपर्ट की अगर कहीं पे नीड लग रही है इनको तो वो भी अवेलेबल करवाएं जल्दी से जल्दी, ठीक है। Then next is the parties to a dispute before a family court are not entitled to be represented by a legal practitioner as a matter of right. However, it is in the interest of justice, the court may seek the assistance of a legal expert as an amicus curiae, ठीक है। तो देखो ऐसा कोई नीडेड नहीं है कि उनको लीगल प्रैक्टिशनर दिया ही जाएगा, बट हाँ अगर कोर्ट को लग रहा है कि या देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर, दे कैन कॉल देम, ओके। नेक्स्ट इज द रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर आर सिंप्लीफाइड सो दैट अ डिस्प्यूट इज डेल्ट विद इफेक्टिवली। तो एविडेंस वगैरह जो है वो सारी चीजें आपको सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। ओनली वन राइट ऑफ अपील इज प्रोवाइडेड विच इज टू दी हाई कोर्ट, ठीक है। इसका अगर आपको एक ही अपील जो है वो प्रोवाइडेड है, अगर आप खुश नहीं हो उनके वर्डिक्ट से तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। सो next, in order to simplify proceedings, family courts have the authority to establish their own procedures for settlement through rules developed in consultation with the high courts, ठीक है। तो इसमें जो है वो उनको है ये अथॉरिटी कि वो अपने खुद के जो है वो रूल्स अपना डेवलप कर सकते हैं, कि उनको लग रहा है कि हाँ हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं, तो दे कैन विद दी but only at one condition, that is they should consult with the high courts, okay। then thus expertise and expeditious disposition are the two major factors for establishing such a court, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये एक्सपर्टीज और एक्सपीडिशियस डिस्पोजिशन, तो एक्सपर्टीज तो बहुत ज्यादा नीडेड होती है आपको ये कोड बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने लीगल प्रैक्टिशनर रख दिया, एक जो है वो वेल एजुकेटेड एडवोकेट जो है वो अपॉइंट होते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट, इट ऑल्सो एम टू प्रोवाइड एन इनएक्सपेंसिव रेमेडी एंड टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर इन द कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो देखो क्या है कि कोर्ट कोर्ट जैसा नहीं लगता, कि इतना ज्यादा भयानक माहौल नहीं होता कि आप जाके ही डर जाओ, ठीक है। एक नॉर्मल एक प्रोसीडिंग जैसी रहती है, और आपको फ्लेक्सिबल रहते हो, आपको जो मर्जी होता है बोल सकते हो, आपको जो मर्जी होता है आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें, और एक इनएक्सपेंसिव रेमेडी है, ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं लगता है। कहीं आप हायर कोर्ट में अप्लाई करोगे तो वहां पे तो आपका एडवोकेट ही कितना पैसा ले लेगा, ठीक है। तो ये टोटली इनएक्सपेंसिव रेमेडी है। अगर आपको अपने डिस्प्यूट सुलझाने हैं कोर्ट में ही जाके तो आप फैमिली कोर्ट को अप्रूव कर सकते हो, ठीक है, अप्रोच कर सकते हो। इन ऑर्डर टू रिड्यूस एंड सिंप्लीफाई लीगल फॉर्मेलिटीज दे टेक अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल एंड एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन ऑफ केसेस एट अ लो कॉस्ट, ठीक है। तो ये चीज आप जो है वो मतलब आपको वही है ना, लीगल फॉर्मेलिटीज आपको अगर सस्ते रेट्स पे करनी है और सिंप्लीफाई करनी है तो आप डेफिनेटली जो है वो हाई कोर्ट्स सॉरी फैमिली कोर्ट को अचीव अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट, आखिर क्या है। डेफिनेटली बोलते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर कुछ एडवांटेजेस होंगे तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कहीं ना कहीं तो इसका जो है वो लूप होल होगा ही होगा, ठीक है।
The term family has not been defined in the Act, and a result of which matters arising from economic consequences that affect the family in various ways are not covered by the family code. तो family जब mention नहीं है, उसकी definition mention नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे economic consequences आते हैं कि मतलब husband wife के में भी income में कुछ issues आ रहे होते हैं कि ये मुझसे share नहीं करते हैं या ये अपनी family को देते हैं, इस टाइप के जो issues आते हैं ना वो फिर आप cover नहीं कर पाते हो, ठीक है। Next, the family court only hears केसेस इन्वॉल्विंग अ मैरिज मेंटेनेंस एंड डाइवोर्स, ठीक है। तो ये देखो ये तीन ही चीजें हैं जिन पर ये कोर्ट जो है वो हियरिंग करता है, इसके अलावा कोई भी इशू जो है उन पे ये हियरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द काउंसलर्स एंड अदर अथॉरिटीज केप्ट चेंजिंग द सिचुएशन डिटीरियोरेटेड, ठीक है। अब आपको जिस काउंसलर ने आपको डील किया था, अब आप जब नेक्स्ट प्रोसीडिंग में आए तो उनको वो चेंज कर गए। अब भाई उनको तो पूरी कहानी पहले पता थी ना, अब जो नए आए हैं उनको आपको वापस से बिल्कुल जीरो से बताना पड़ेगा, तो ऐसे में टाइम टेकिंग हो जाता है और आप थोड़ा सा जो है ना टायरिंग भी हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। If a suit lasted a long time and the counselor was changed in the middle of it, it became difficult for the parties, particularly women, to convey their problems again. देखो ये वही बात आ गई, सेकेंड वाले पॉइंट का ही ये आप बोल सकते हो एक्सटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पाइट द फैक्ट that it is mandatory for state government to establish family court in cities with population of over 1 million people in consultation with the high court, only a few states have done so। तो इसमें जो है अब देखो इसमें किसकी गलती है, इसमें स्टेट्स की गलती है। वो डेफिनेटली उनको बोला गया है कि आपको डेवलप करना है फैमिली कोर्ट्स, ठीक है। बट ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी डेवलप नहीं किए हुए हैं फैमिली कोर्ट्स, ठीक है। तो ऐसे में आप बोल सकते हो कि एक्ट तो आ गया बट फिर वही है ना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, ठीक है। सो गाइज इस लेक्चर में हमने रूरल डेवलपमेंट के बारे में पूरा कवर अप किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नाबार्ड के बारे में देखा और हमने उसके चैलेंजेस देखे, देन हमने वॉलंटरी सेक्टर के ट्रेंड्स देखे और फिर हमने फैमिली कोर्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। फैमिली कोर्ट के मैंने आपको एक एक चीज़ें जो है वो पूरी एकदम आपको क्रिस्प एंड क्लियर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है। इसमें आप प्रोविजंस जो है वो इतना ही लिख पाओगे, देखो 5 मार्क्स में जितना लिख पाओ ना उतना ही पढ़ के जाओ, ठीक है। क्या मतलब है हम पूरा ग्रंथ पढ़ के चले जाएं और वहां पे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उतना ही पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, एकदम शॉर्ट रखो सिनॉप्सिस अपने, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रिवाइज एट दी फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, आपको जुरिस्डिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट, ठीक है, ये भी आप देखो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग है बिल्कुल। देन आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, ये मैंने थोड़े ज्यादा इसलिए दे दिए क्योंकि इन केस अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए 11 मार्क्स में आ जाए तो आप सिग्निफिकेंस अच्छे खासे लिख के आ जाओ, एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने क्रिटिसिज्म देखा कि क्यों एक्ट जो है वो अभी मे बी उसके लूप होल्स क्या है या कहाँ कहाँ पे हमें जो है वो काम करने की जरूरत है, ठीक है। सो या गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर जो है वो अपनी यूनिट 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। दिस वाज द लास्ट लेक्चर फॉर यूनिट 4। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो टिल देन स्टडी वेल एंड या थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।